Assalamualaikum, good morning. Good morning everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. भाई पागल कर देने वाली गर्मी पड़ रही है लिटरली कराची और गिरतुनवा में। तो परसों तरसों वैसे लाहौर में मौसम बेहतर था, इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन लाहौर में भी आपको पता ही है मौसम तो गर्मी का ही है। गर्मी जब पड़ती है तो बहुत सताती है, लेकिन साथ साथ मीठे मीठे आम भी लाती है। अब आई एम सॉरी दैट्स नो कॉम्पनसेशन, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है एंड टू थिंक दैट वी आर स्टिल इन मई, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर, अभी ठीक ठाक गर्मी के महीने रहते हैं। तो आम खाते जाएं, अगर तो आपका दिल उसी से बहल जाता है तो ठीक है, लेकिन आम भी वैसे आम भी खाएं, गुठलियाँ भी गिनें और गर्मी भी बर्दाश्त करें। वाह बढ़िया, आपने बिल्कुल ऐसा ही करें। कोई सेंस नहीं, बिल्कुल कोई सेंस नहीं है, इसलिए आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा एक खुलासा ऑफ द हैपनिंग्स ऑफ यस्टरडे लास्ट इवनिंग, आज क्या होने वाला है थोड़ा सा आपको बताएं। और हमारे गेस्ट भी हमारे साथ हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। 9 मई के वाक़यात ने तहरीक इंसाफ को बड़ा एक धचका तो दिया ही है, वो तो मेरा ख्याल है एक अंडरस्टेटमेंट सी बात हो गई है अब, और पार्टी टूट फूट का शिकार भी नज़र आ रही है। इमरान खान की अपनी सियासी मतलब सियासत में उनका फ्यूचर ही अगर देख लें, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो है क्वेश्चन मार्क। और वो जो कहते थे ना एक ज़माने में मुखालिफिन की विकटें गिर गई, जलसों में खड़े होकर पटके पहनाते थे और ऐलान करते थे, तो अब उनकी अपनी विकटें गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और कल तो इंतहा हो गई, जनूबी पंजाब के 10 साबका MPA साथ छोड़ गए और अटक से MNA और इमरान खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं ना बिलियन ट्री के रूह रवा साबिक वफाकी वजीर मलिक अमीन असलम ने भी PTI को बाय बाय कह दिया। ये क्यों नहीं छोड़ेंगे, अभी कोई कसर रह गई है? सब ऐलान कर देना सर, ऐलान कर देना सर। हमने यार ऐलान क्या होता है? अभी आपके प्रेस क्लब में से होके जा रहे हो और क्या रह गया? मतलब सर ये ऐलान किया जाता है कि PTI छोड़ रहे हैं आप, ये तमाम इमरान भी आपके साथ जो मौजूद हैं ये भी नहीं रहेंगे। मेरे भाई मैं तो पहले ही छोड़ चुका हूँ, और बाकी बाकी भी छोड़ चुके हैं। ये तमाम इमरान जो जी सारे छोड़ चुके हैं। आज ये तहरीक अनफॉर्चुनेटली एक डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में चल पड़ी है और मैं इस डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन सकता, और इसीलिए मैंने आज फैसला किया है कि आज मैं PTI को भी छोड़ रहा हूँ और इस एजेंडे के ना मैं साथ जिस तरह मैं का था ना मैं हूँ और ना मैं रह सकता हूँ। इससे पहले ये तो कल की वाक़यात है ना, कल की जो गुजरी वो हुई। अब इससे पहले आमिर कियानी, वो तो सियासत से ही आपको पता है वो तो इतने डिसअपॉइंट हुए, उन्होंने कहा मैंने डिसअपॉइंटेड थे। खैर तेज़ रफ्तार हिजरतों के अलावा इमरान खान के कई साथियों और सैकड़ों कारकुनों को मुकदमात, गिरफ्तारियों, अदालती पेशियों का सामना भी है। खान साहब के लिए ये हालात कतई गैर मुतवक्के और परेशान कुन है, लेकिन खान साहब अब भी 9 मई के वाक़यात की खुलकर मजम्मत करने को तैयार नहीं हैं। लिटरली अब भी उनसे पूछा जाए ना कि अगर आपको दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो क्या होगा, शायद वो दोबारा से कह दें कि वही हालात होंगे। हालांकि उनको मशवरा दिया जा रहा है और बड़े सोर्सेज से दिया जा रहा है। सदर अलवी ने भी उनको मशवरा दिया है कि खुलकर मजम्मत करें। अभी तक इमरान खान साहब ने 9 मई के वाक़यात की खुल के मजम्मत नहीं की। ये उनसे पूछिएगा, करना चाहिए उनको, करना चाहिए ना। 9 मई को जो वाक़यात हुए, क्या उसकी सिर्फ मजम्मत काफ़ी है या जो लोग उसमें मुलव्वस हैं, जिनके बारे में एविडेंस मौजूद है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए? सिर्फ मजम्मत ही नहीं, मगर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने ये काम किए हैं, जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि उनको मारो पीटो, कार्रवाई का मतलब ये है कि जो भी कोर्ट केस है, जिस तरह से जो सज़ा देनी है दो। इस वक्त ये जो ह्यूमन राइट्स की जिस तरह से वायलेशन हो रही है, इसका ख्याल पाकिस्तान को कर लेना चाहिए, बड़ी ख़राब रीत पड़ जाएगी। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को जो ख़त लिखा उसमें भी मजम्मत की, फिर भी एक और ख़त मैंने जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं था, वो अपनी तकलीफ़ का इज़हार मैंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ एक ख़त में वो भी किया। आर्मी चीफ को आपने लेटर कब लिखा? उसी दिन या उसी दिन लिखा। अच्छा एक परफेक्ट एग्जांपल सामने आया कि जब कोई ट्रेंड कर रहा होता है कोई भी मामला और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो भी एक कल सामने आया। ज़मान पार्क पहुंचो एज़ यूजुअल कल ट्विटर पर टॉप ट्रेंड्स में शामिल था। पहले 3 में तो या पहले 2 में तो था ही, लेकिन ज़मान पार्क कोई पहुंचा नहीं। सो सोशल मीडिया की दुनिया और है और हकीकत और है। हाँ, लेकिन आपको साथ ये भी बता दें कि पंजाब हुकूमत का तो कुछ और कहना है, क्योंकि उनके मुताबिक ज़मान पार्क से फ़रार होने की कोशिश में 10 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। हाँ, ये भी हुआ। आज दिन में 8
जो दहशतगर्द थे जमान पार्क में मौजूद थे, वो निकलने की कोशिश में पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर लाहौर जो हैं वो उस डेलीगेशन के हेड होंगे और वो खान साहब से उनकी पेशकश के मुताबिक जो है मामला तय करेंगे और हम चाहेंगे कि कैमरास की मौजूदगी में खान साहब जो हैं घर की तलाशी दें। साथ में जाहिर है पुलिस के दस्ते मौजूद होंगे, चूंकि अगर वहाँ दहशतगर्द मौजूद हैं तो उनको गिरफ्तार भी करना होगा। खान साहब जब इजाजत देंगे तो 400 पुलिस वाले जो हैं वो जाएंगे और उनके घर की तलाशी लेंगे। और अगर इजाजत नहीं देंगे तो? इजाजत नहीं देंगे तो फिर अगला लाहे-अमल इख्तियार किया जाएगा। अभी तो हम चाह रहे हैं कि खुशउस्लूबी के साथ मामला हो जाएं, कोई बदमज़गी ना हो। वैसे खान साहब कितने ही अक्लमंद होंगे कि अगर वाकई उनके घर में कोई छुपा होगा या कोई मौजूद होगा तो वो इजाज़त देंगे पुलिस वालों को कि वो आएँ और फिर उनको अपने घर के तहखाने या अलमारियों में से या बाथरूमों में से निकालें। वैसे ये अजम्पशन अजीब सी है कि उनके घर के अंदर दहशतगर्द हैं और ये 2-3 दिनों से बात हो रही है, और अगर इसमें कोई सच्चाई होती भी, हु इज़ गोइंग टू बी देयर नाउ? तो ये अजीब गरीब सी बात लग रही है। दिनों से इस ऑपरेशन का ऐलान हुआ है, अगर किसी को वाकई पकड़े जाने का खदशा खौफ होगा तो वो वहाँ बैठा तो नहीं रहेगा, वो सर्टनली वहाँ से छुप कर कहीं इधर और अगर खान साहब इन प्रिंसिपल तैयार भी हो गए हैं कि ठीक है आके तलाशी ले लो इस टाइप की चीज़, अच्छा तो पता चल ही जाएगा। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद फराज हमारे साथ हैं और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब से भी हम ज़रा बात करेंगे। अहमद फराज, सबसे पहले आपसे इसलिए पूछ लेते हैं क्योंकि आप उधर मौजूद हैं लाहौर में, ज़रा लाइव हाल बताएं कि क्या है ज़मान पार्क का आज, और कोई एक्सपेक्टेशन है कि तलाशी जो भी बातें हो रही हैं वो होगी, लोग कोई जमा हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर? जैसा आपने कहा है हुमा कि यहाँ पर पहले मैं लाइव सूरत हाल दिखा दूँगा, तो आप ये लाइव सूरत हाल ज़रा देख लें। ये ज़मान पार्क की सूरत हाल है, फू का आलम है। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर मीडिया के लोग मौजूद हैं, DSNGs मौजूद है, वरना यहाँ पर जो सारा दिन सारी रात 24 घंटे यहाँ पर जो उधम मचाया गया होता था, यहाँ पर जो हाल होता था, ट्रैफिक ब्लॉक होती थी, कैंप बड़े होते थे, नाश्ते चल रहे होते थे, खाने चल रहे होते थे, लोग यहाँ पे जो गुजरते थे वो परेशान हो रहे होते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब ऐसी परेशानी तो है, लेकिन वो परेशानी जो है वो इस वजह से है क्योंकि ये रोड बंद है। यहाँ पर आने पर किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा रही। तमाम ज़मान पार्क की तरफ जो आने वाले जो रास्ते हैं वो बंद है। अब आपका जो सवाल है कि यहाँ पर आज क्या होगा, तो देखिए बात यह कि इमरान खान आज तक कभी किसी को वो मिले ही नहीं है। पंजाब हुकूमत कहती है कि वो कमिश्नर लाहौर जो है वो उनसे मिलेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनसे मिलेंगे। वो हमेशा अपनी लीगल टीम या किसी पर्सनल जो उनका कोई सेक्रेटरी है या उनका सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो उनको आगे कर देते होते। वो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मिलेंगे। अगर उन्होंने मिलना है या उन्होंने कोई तलाशी वगैरह का उन्होंने कहना है, तो कल इमरान खान ने तमाम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने कल अपने पूरे घर को उन्होंने सारा दिन बिठाए रखा है और उनसे कहा है कि आप पूरे घर में बेशक छत पे जाएं, आप ग्राउंड में फिरें, आप सेन में फिरें, गराज में देखें, आपको अगर कोई नज़र आता है तो आपकी उसकी वीडियो बनाएं। तो इसलिए हम भी वहाँ पर मौजूद थे, हमने सारा दिन वहाँ पर रहे। हमें उस वक्त कोई ऐसा उनके सिक्योरिटी एहलकार और उनके घर के जो मुलाजिम थे 15-16, उनके अलावा हमें ऐसा कोई शख्स नज़र नहीं आया जिसके बारे में पंजाब हुकूमत ये दावा कर रही थी कि वहाँ पर कोई दहशतगर्द हो। हमने तो काफ़ी वहाँ पर जाके अंदर वीडियोज़ भी बनाई, लेकिन ऐसी कोई चीज़ अंदर मौजूद नहीं थी। अहमद फराज, बताइएगा ये जो तलाशी के लिए आना है, ये कोई टाइम भी डिसाइडेड है कि किस वक्त आएंगे जो तलाशी होनी है? कुछ इस किस्म की कम्युनिकेशन हुई है? देखिए ये एक गोल मोल सी बात है कि तलाशी होनी है या मुज़ाकरात होने हैं। देखिए अगर तलाशी होनी है तो उसके साथ कमिश्नर ने तो तलाशी नहीं लेनी, वो तो ज़ाहिर है एक सर्च वारंट के ज़रिए पुलिस ही आई है, पुलिस के साथ लेडीज़ पुलिस होगी, नौजवान जो मर्द पुलिस एहलकार हैं वो हो गए, वो यहाँ पर आके सर्चिंग करेंगे, तलाशी लेंगे और बाकायदा उनके पास वारंट होगा। जहाँ तक कमिश्नर का ताल्लुक है तो कमिश्नर के बारे में जो पंजाब हुकूमत जो कह रही है कि वो इमरान खान साहब से आके कहेंगे जी कि वो तलाशी दें या जिस तरह भी उन्होंने वहाँ पर चेकिंग करानी है। तो ये दो टीमें होंगी, एक तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया कमिश्नर जो है वो टॉप ट्रेंड है, लेकिन ज़मान पार्क के बाहर इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। शुक्रिया आपका अहमद फराज। अच्छा जी, मीर साहब के पास चलते हैं। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मीर साहब ज़रा यहीं से बात चलने शुरू कर लेते हैं। अहमद फराज अभी हमें बता रहे थे, हम वज़ीर इत्तलात पंजाब का भी निगरान वज़ीर इत्तलात का बयान भी चला रहे थे। क्या मज़े का खेस सी बात नहीं है? बार बार बताया जा रहा है ऑपरेशन करेंगे, सर्च करेंगे, देखेंगे कौन छुपा बैठा है। जब ऑपरेशन का इतने दिन से कहा ही जा रहा है तो कौन छुप के एक्चुअली बैठा होगा ज़मान पार्क में?
या अगर कोई मवाद या सब्सटेंस भी होगा तो अब तक इधर उधर सब कुछ इंक्लूडिंग लोग भी इधर उधर हो गए मतलब ये तो ऑलमोस्ट वार्निंग ही हो गई ना कि पहले ही बता दें कि ये होने वाला है, कुछ कर लो। ये जो आपने मुझे सवाल किया है दोनों ने, अब्दुल्ला साहब ने भी और हुमा साहब ने भी, तो आपके सवाल में ही जवाब मौजूद है। देखिए, जो अहमद फराज साहब वहाँ पे मौका पर मौजूद हैं और उन्होंने जिस सराहत के साथ आपको सूरत हाल से आगाह किया है, तो मेरे लिए तो जो अहमद फराज की गवाही है वो इसलिए बड़ी अहम है कि अहमद फराज ना तो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदा हैं और ना ही वो पंजाब की निगरान हुकूमत के नुमाइंदा हैं, ना ही वो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा हैं। वो एक सहाफ़ी हैं और सहाफ़ी भी कोई आम सहाफ़ी रिपोर्टर नहीं है, बल्कि क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन पर एक ज़बरदस्त किस्म की किताब के मुसन्निफ भी हैं और उन्होंने जो भी आपके साथ बात की है वो आंखों देखा हाल बयान किया है। तो कल भी मैंने बहुत से जो सहाफ़ी हैं जो वहाँ पे ज़मान पार्क में मौजूद थे, मैंने कल उनकी भी गुफ्तगू सुनी थी। वो सब यही बात कर रहे थे जो कि मज़ीद तफसील के साथ अहमद फराज ने आपको बताई। तो अब इसमें मेरा ख्याल है जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मज़का खेज़, ये बिल्कुल सही लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, क्योंकि अब अगर ज़मान पार्क जो है वहाँ पर बकौल शख्स से उल्लू बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जब उल्लू बोल रहे हैं तो कैसे आप यहाँ पे वो 30 या 40 दहशतगर्दों को आगे तलाश करेंगे, 400 पुलिस वाले भी साथ होंगे। इसमें दो बातें हैं बड़ी अहम। पहली बात तो यह है कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो कह रहे थे, कल उन्होंने किसी को कहा कि ये जो 9 मई है ना, ये तहरीक इंसाफ का 9/11 है और जिस तरह 9/11 के बाद पूरी दुनिया तब्दील हो गई थी, तो 9 मई ने पाकिस्तान को तब्दील कर दिया है। अब अफसोस की बात यह है कि हमें तो ये नजर आ रहा है कि वाकई पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, लेकिन जो पंजाब के जो इस वक्त केयर टेकर्स हैं शायद उनको अभी तक ये समझ नहीं आ रही। ये जो वाकया 9 मई का, ये सिर्फ लाहौर में नहीं हुआ, ये पूरे पाकिस्तान में हुआ है और ऐसे ही वाकयात जैसे कि लाहौर में हुए हैं, ऐसे ही वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, ऐसे ही वाकयात जो हैं वो बलूचिस्तान में हुए हैं, कोयटा शहर में गोलियां चली हैं और आपके कराची शहर जो है वहां पे भी ये वाकयात हुए हैं। लेकिन अब पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने सारा फोकस जो है ना वो लाहौर पे किया हुआ है कि जी यहाँ पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं, जबकि मीडिया कुछ और कह रहा है, अहमद फराज कुछ और कह रहे हैं और बाकी लोग कुछ और कह रहे हैं। इसमें एक चीज का बड़ा ख्याल रखने की जरूरत है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स है ना, ये केयर टेकर गवर्नमेंट्स खास तौर पर पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इसको अपॉइंट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इनका असल मकसद ये था कि इन्होंने यहाँ पे सूबे में इलेक्शन करवाना था और अब 22 अप्रैल के बाद जो इनकी जो आईनी हैसियत है वो काफी मशकूक हो चुकी है और अभी भी ये इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे हैं, तो इनको इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे के तौर पे बिहेव करना चाहिए, सुल्तान राय या जगह डाकू नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से, इलेक्शन कमीशन जो है उसका काम यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके साथ यकसा सलूक करे, लेकिन एक 9 मई का एक इंतहाई काबिल मजम्मत वाकया तो हो गया है, अब आपने उसकी सजा भी देनी है। लेकिन अगर आप सिर्फ टारगेट करेंगे एक लीडर के घर को, तो आप ये चीज जहन में रखें कि आपने डे टू डे अफेयर्स तो चलाने हैं पंजाब के, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे हैं और आप अपने साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी मुतनाज़ा बना रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है और मैं ये कहूंगा कि ऐसे बहुत से वाकयात जो कि खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं वहां पे कोई फोकस नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा को सुप्रीम कोर्ट भी फोकस नहीं करता और खैबर पख्तूनख्वा को ये जो फेडरल गवर्नमेंट है और वहां की अपनी हुकूमत है वो भी फोकस नहीं कर रही। आपको पता है वहां पर तो जो FC का किला है उसको अटैक करके उसको जला दिया गया है और जो वहां पे तोपें नस्ब थी वो तोपें उठा के दरिया में फेंक दी गई हैं, तो उसकी तरफ तो हम जा ही नहीं रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर आप गलत तरीके से इसको हैंडल करेंगे और जो बेगुनाह और मासूम लोग हैं उसको इसमें जबरदस्ती दहशतगर्द बना के इन्वॉल्व करेंगे, तो फायदा उन लोगों को होगा जो वाकई इन्वॉल्व हैं और जिनको वाकई सजा मिलनी चाहिए। अभी तो कुछ है ही नहीं, अच्छा मीर साहब कल वहाँ पे मौजूद ही नहीं है लिटरली। मीर साहब कल आपका हमने बड़े गौर से देखा सदर आरिफ अलवी के साथ इंटरव्यू और उसमें सदर आरिफ अलवी का भी यही ओपिनियन था कि खान साहब को मजम्मत करनी चाहिए 9 मई को जो कुछ हुआ और बड़ी खुल के उनको करनी चाहिए। क्या वजह है कि खान साहब मजम्मत नहीं कर रहे और अगर वो कर लेते हैं लेट्स सपोज, तो आपको लगता है कि काफी चीजें कूल डाउन हो सकती हैं अभी भी? और एक बात पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि दोबारा उनको खदशा था गिरफ्तारी का, तो वो कह चुके थे कि दोबारा पकड़ेंगे तो दोबारा वही रद्द अमल आएगा। सो वहां पे भी मुजम्मत वाला तो कोई ऐसी कोई वही माइंडसेट था उनका।
देखिए, वो इसलिए खुल के मजम्मत करने की इखलाकी पोजीशन में नहीं है कि ये सारा जो मोमेंटम था, ये आग तो उन्होंने भड़काई थी ना। देखें, पिछले साल पहले उन्होंने 25 मई को कोशिश की, नहीं हुआ, लोग भी इकट्ठे नहीं हुए, और उसके बाद फिर एक बयानिया बनाया गया जी कि इमरान खान पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर हैं और वो बस आएंगे और जनाब इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लेंगे। और बहुत से जो पीटीआई के रहनुमा हैं, ख़ास तौर पे अली मीन गंडापुर, उन्होंने धमकियां दी कि हम इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लेंगे, अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो हम इस्लामाबाद को टेक ओवर करेंगे। ये अली मीन गंडापुर का बयान मौजूद है। फिर उन पे इमरान खान साहब पे हमला हो गया। उसके बाद ख्याल था कि अब तो वो पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। फिर वो 26 नवंबर को पिंडी आए, दोबारा एक बड़ा मजमा इकट्ठा नहीं कर सके। फिर उसके बाद पीटीआई ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। उनको ये पता चल गया कि हमारे पास जो असल स्ट्रेंथ है वो वही है 10-15 हज़ार जो हमारा हार्ड कोर वर्कर है पूरे पाकिस्तान में, तो इन्हीं को हमने मोबिलाइज करना है। तो उसके बाद इन्होंने एक मंसूबा बनाया जो मेरी इतला के मुताबिक बाकायदा पेपर पर मौजूद था। और फिर आप मुराद सईद साहब का बयान सुने तो उन्होंने कहा इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कि हमने आपको जो टारगेट दिए हैं तो उन टारगेट्स पे पहुंचे और बाहर निकले। और फिर शहरयार आफरीदी साहब ने कहा कि चलो जीएचक्यू की तरफ चलें। और उसके बाद हमारे पास बहुत सी हमने ऐसी एविडेंस देखी है जिससे पता चलता है कि ये एक वेल ऑर्गेनाइज मंसूबा था। अब अगर इमरान खान साहब इसकी मजम्मत करते हैं तो उसके बाद मतलब ये होगा कि उन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं उनको चलती बस से नीचे फेंक दिया है धक्का देके, और तो ये काम तो उन्होंने खुद करवाया। अब आप देखें, जो कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर जो अंदर दाखिल होने से पहले की 10-15 मिनट की जो वीडियोस हैं, अगर आप वो देखें तो दरवाजा बंद है। एक सवाल उठाया जा रहा है, आप लोग भी थोड़े दिन पहले उठा रहे थे कि जी वो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं। भाई उन्होंने तो दरवाजा बंद किया हुआ था। वहां पे बाकायदा आर्गूमेंट हो रहा है। पीटीआई के इंतहाई पढ़े लिखे मर्द और खवातीन वो जो है दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको कहा जा रहा है कि जी प्लीज आप ऐसा ना करें। और फिर उन्होंने मजमे ने जोर लगा के दरवाजा जो है उसको तोड़ दिया या ताला तोड़ दिया और खोल दिया। ऑर्डर ये था कि आपने इन पे गोली नहीं चलानी, और ये ऑर्डर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से आया हुआ था, जिसका इन्होंने नाजायज फायदा उठाया। शुरू में सिर्फ 15-20 आदमी अंदर गए हैं, आप अगर पूरी वीडियो देखें, और वो कह रहे हैं दूसरों को आओ आओ अंदर। और उसमें हमारी बहुत सी मोजेस आंटियां जो हैं वो बड़ी एक्टिव थी कि आओ अंदर। उन आंटीज ने अपने जो रंगीन जो ग्लासेस हैं वो इधर बालों पे लगाए हुए थे और हाथ में डंडे पकड़े हुए थे, और वो बकायदा इंस्टिगेट कर रही हैं। तो वो एजेंसीज के लोग नहीं हैं। अब इमरान खान ने अपने इन तमाम वर्कर्स को, और खास तौर पे जो उसमें खवातीन बड़ी एक्टिव थी, उनको बचाने के लिए कहा जी कि ये एजेंसीज के लोग हैं। तो सबूत क्या है इमरान खान साहब के पास? तो इसीलिए डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कल ये कहा कि आप एक कमीशन बना दें। अब आपके पास एविडेंस मौजूद है, हर तरह की एविडेंस मौजूद है कि ये कोई एजेंसीज के लोग नहीं थे, यही लाहौर और गिरदोनवा के इलाकों से आए हुए पीटीआई के एक्टिव वर्कर्स थे। अब अगर आप कहेंगे जी वो कोई अफगानिस्तान से आया हुआ था, एक हमने दहशतगर्द पकड़ लिया, उसका ताल्लुक साबिक एमपी की वीडियो देख रहा था, फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर हमला कराने में वो पेश थे। मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन वीडियो एविडेंस। अच्छा, अब हम जी इस सूरत हाल अगर आप जमान पार्क पे फोकस करें और आप कहें जो इमरान खान जो है उसके पास जाएगा कमिश्नर लाहौर 400 पुलिस वालों के साथ, इसका इनडायरेक्टली फायदा उन लोगों को होगा जिनके खिलाफ आपके पास एविडेंस मौजूद है, और इससे पता नहीं क्या हासिल हो जाएगा। वैसे सिर्फ मीडिया पे थोड़ा सा एयर टाइम होगा, इससे क्या अचीव करना चाहते हैं अब ये तो वक्त ही बताएगा। अब ये बता दीजिएगा मीर साहब, व्हाट्स द फ्यूचर फॉर इमरान खान साहब? शमगोइयाँ आपको पता है बहुत सी होती हैं, ये भी कहा जाता है कि अभी उन्हें ऑप्शन दे दी गई है कि या तो अपने मुकदमात का सामना करें, और मुकदमात का सामना भी शायद उन्हें सिविल अदालतों में ना करना पड़े, या फिर मुल्क से बाहर चले जाएं। कितनी हकीकत होती है इन अफवाहों में? देखिए, इमरान खान साहब को ना स्टेट ऑफ डिनाइल से बाहर आने की ज़रूरत है। उनको अभी भी यकीन है, वह अभी भी अपने करीबी लोगों से बात कर रहे हैं, और ये मुझे पर्सनली पता है इस बात कि इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन का ये उबाल है, और 10-15 दिन के बाद ये हुकूमत ऐसी गलतियां करेगी कि जिसके नतीजे में मुझे दोबारा फ़ायदा होगा और मामला ठीक हो जाएंगे। और अभी लोग खौफ और हरास की वजह से ज़मान पार से दूर भाग गए हैं, लेकिन हुकूमत की गलतियों से लोग दोबारा मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और वो इस वक्त टाइम किल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका ख्याल है कि इलेक्शन आज नहीं तो कल हर सूरत में होगा और हम इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करेंगे। इंतज़ार क्या है? इमरान खान साहब के एतमाद की वजह क्या है? की स्ट्रेंथ है,
ना वो मकबूलियत है जिसका बहुत से लोग ढिढोरा पीटते हैं कि जी वो बड़े मकबूल हैं, ना ही उनके पास कोई मैनिफेस्टो है, ना ही उनके पास कोई प्रोग्राम है कि वो इक़्तिदार में आएंगे तो पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की शाहराह पे कैसे डालेंगे। क्या है उनके पास, स्ट्रेंथ क्या है? इस हुकूमत की और ख़ास तौर पे पंजाब की निगरान हुकूमत की गलतियां और ब्लंडर्स, अभी तक जो उनको स्ट्रेंथ मिली है वो क्या है? अभी तक देखे ना कि पिछले 1 साल में उन्होंने अपने बयानिए को खुद ही अपने ही पाँव तले रोन डाला, अपने ही पाँव पे बार बार कुल्हाड़ी मारी, लेकिन ये दोबारा हुकूमत उनको आगे रेस्क्यू करती है। कभी राना सनाउल्लाह साहब जो है वो मूंछों को ताव देते हुए आते हैं और कहते हैं मैं ये इमरान खान को बलूचिस्तान की मच जेल में भिजवा दूंगा, वो एक फौरन मजलूम बन जाता है। और बलूचिस्तान के लोग कहते हैं यार आपने हमारे सूबे को कोई कत्लगाह समझा हुआ है कि जहाँ पे आप इमरान खान को भेज देंगे। कभी कोई कहता है जनाब के इमरान खान जो है उसकी सियासत खत्म हो चुकी है और वो कभी नहीं, भाई आप उसको जेल में तो डाल नहीं सके, आप उसके खिलाफ ये अल-कादर ट्रस्ट केस का जो मुकदमा है उसको चला नहीं सके। अभी भी मैं आपको बता देता हूं कि अल-कादर ट्रस्ट केस में जो शरीक मुल्ज़मान है इमरान खान के, उनको बचाने के लिए इसी हुकूमत के लोग जो हैं, हुकूमत के बहुत ताकतवर लोग जो हैं वो एक्टिव हैं। और ये परसों मेरी इस पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से बात हुई और मैंने जब ये उनसे सवाल पूछा तो वो खामोश रहे। तो आप पहले अपने अंदर कंसेंसस तो पैदा करें। ये सबसे ज्यादा कहते थे जी तोशा खाना की घड़ियां चोरी की है इमरान खान ने, किधर गया वो तोशा खाना वाला केस? फिर अब ये अल-कादर ट्रस्ट केस आ गया। मैं आपको ये डिस्क्लोज कर रहा हूं कि उनके इमरान खान के शरीक मुल्ज़मान को बचाने के लिए हुकूमत की अहम शख्सियात जो हैं वो एक्टिव हैं। तो फिर क्या आपके पास रह क्या गया? आपके पास यही रह गया ये जो 9 मई के वाकयात हैं। तो इसमें अगर आप जबरदस्ती इमरान खान को इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चा आपसे सवाल करेगा कि इमरान खान को जबरदस्ती कैसे इन्वॉल्व करेंगे? मेरी बात सुने मीर साहब, एक पूरे साल की ट्रेनिंग, ब्रेन वॉशिंग कैंपेन, जैसा कि आप कह रहे हैं पेपर पे प्लानिंग थी, इमरान खान साहब को पता नहीं था कि उनको गिरफ्तार होना है तो ये क्या प्लानिंग हो रही है? इस पे जबरदस्ती इन्वॉल्वमेंट कहाँ होगी फिर? नहीं देखें, आप अगर जमान पार्क में घुस के और अब आपको अहमद फराज साहब कह रहे हैं कि वहां कोई भी नहीं है, लेकिन अगर पुलिस वहां पे जाके और 10-15 बंदे पेश कर दे कि जी ये बंदे पकड़े हैं हमने, तो फिर क्या आप या मैं या अहमद फराज वो इस पोजीशन में होगा कि हम कहेंगे जी हाँ जी सही बंदे पकड़े हैं? हम तो यही कहेंगे ना गलत बंदे पकड़े हैं। उसका फायदा किसको होगा? उसका इमरान खान को होगा। तो इमरान खान का जो पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 1 साल का वो आपके पास मौजूद है। मुख्तसरन अब ये बता दीजिए मीर साहब, और कितने लोग पीटीआई छोड़ के जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको आने वाले दिनों में? पीटीआई छोड़ के बहुत से लोग जाएंगे, लेकिन मैं इस अमल की बिल्कुल हमायत नहीं करता। मैं आई विटनेस हूँ। मेरे सामने इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग काफ बनाई गई थी मुस्लिम लीग नून को तोड़ के। मेरे सामने इसी इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी को तोड़कर पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाई गई थी। वो पैट्रियट तो जो है वो अब पता नहीं किधर गई, और उस पैट्रियट के बहुत से लोग जो है वो फिर वापस पीपल्स पार्टी में आ गए। तो ये जो पीटीआई है, ये पीटीआई के अंदर से एक पीटीआई हकीकी या पीटीआई काफ एक बरामद करने की कोशिश की जाएगी। अभी बिल्कुल इन लोगों पे प्रेशर है। सिर्फ हुकूमत का प्रेशर नहीं है, इन पे सोशल प्रेशर भी है, क्योंकि ये अपने मिलने जुलने वालों के पास भी जाते हैं ना तो बेचारे मुंह छुपाते फिरते हैं। मुझे खुद जो 2-3 लोग जिन्होंने पीटीआई छोड़ी है, मैंने उनसे पूछा है कि यार आप तो बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, मेरा ख्याल था कि आप तो इस मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा भी हम अपने घर वालों का कैसे सामना करें? हमारे घर वाले कहते हैं अभी कि आपने ये क्या करवा दिया है। तो जब वो हमने कहा भी हम तो इन्वॉल्व नहीं है, तो उन्होंने कहा छोड़ो इस पार्टी को, हमने इस पार्टी में नहीं रहना। तो ये पीटीआई के लिए एक डायलमा है। इसीलिए 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9/11 करार दिया जा रहा है। और 9/11 के बाद काफी अरसा कोशिश की थी अलकायदा ने और उसामा बिन लादेन ने सर्वाइव करने की, बट अल्टीमेटली तो सर्वाइव ही ना कर सके। चलिए जी, ये तो वक्त बताएगा कि कौन सर्वाइव करता है और कौन नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मीर साहब। हैव अ गुड डे। बहुत शुक्रिया। अभी हम हैव अ गुड डे भी नोटोरियस हो गया। अब ये ऐसी बातें ना किया करें। गुड टू सी यू, गुड टू सी यू, हैव अ गुड डे। खबरदार जो किसी ने कहा किसी को हैव अ गुड डे और गुड टू सी यू, और बल्कि हैप्पी भी ना हो किसी को मिलके, बहुत बुरी बात है। ये अच्छी चीज़ों में नहीं शामिल होती। अब पता नहीं क्यों बिना वजह किसी को कह देना गलती से भी हैव अ गुड डे तो जहन उसी तरफ चला जाता है। थोड़ी देर के लिए इसी तरह ही रहेगा। हम लेंगे ब्रेक के बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। वेलकम बैक। ओके, लेट्स टॉक अबाउट पोलियो, क्योंकि उसको हमने ख़त्म करना है अपने मुल्क से। और मुल्क भर में 15 मई से इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला मरहला जो है वो कामयाबी से जारी है। और इस बार 5 साल से कम उम्र 2 करोड़ 20 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। और अफगानिस्तान के सूबे
नंगरहार में हाल ही में आपको बता दें कि पोलियो केस सामने आया है और इसके अलावा पेशावर, हंगू और जनूबी वजीरिस्तान के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। ये हमने आपको बताया भी था और आपको पता है कि अगर सैंपल्स लिए जाएं तो पता भी चल जाता है कौन सी जगह पे। बात करें 6 माह पहले एक पोलियो केस सामने आ चुका है। ये वाक़यात इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि सर्टनली अभी ख़तरात इसके हमारे सर पर मंडला रहे हैं। हमेशा की तरह वालिदैन से हम हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे, अगर बच्चे ने चलना है तो आपको ये पोलियो के कतरे पिलाने पड़ेंगे। मैंने अपने बच्चे को पिलाए हैं, परसों पिलाए हैं। अच्छा, और बाय द वे अगर टीवी पे भी देखें ना आजकल इसके हवाले से बड़े अच्छे एड्स और बड़े अच्छे प्रोमोज, छोटे छोटे शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज, ड्रामाज भी चल रहे हैं और लिटरली अगर आप उनको देखें तो जो लोग कतरे नहीं पिलाते उनकी आगे ज़िंदगी में अल्लाह ना करे लेकिन कभी कभार जब हो जाता है तो क्या होता है, तो बड़ी अच्छी तरह वो उन्होंने वाजे भी किया है। इंसदादिया पोलियो प्रोग्राम के कौमी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शहजाद बेग हमारे साथ मौजूद हैं। बाय द वे जो ये स्केड्यूल है मुहिम का, ये जो फेज़ है आज उसका आखिरी दिन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो मुहिम चल रही है क्या ये पहले से स्केड्यूल थी या फिर ये स्पेशल आपने शुरू की है? क्या अहदाफ हैं जो आपने हासिल किए हैं अब तक, टारगेट्स क्या थे? जी, ये एक पहले से एक मुहिम है और ये कोई 63 डिस्ट्रिक्ट्स में की जा रही है, जिसमें पंजाब के 12, बलूचिस्तान के 18 और सिंध के 17 डिस्ट्रिक्ट्स में की जा रही है। ये फेज़ 1 है। इसके बाद फेज़ 2 में 22 तारीख से KPK के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसके बाद 29 तारीख से KPK साउथ KPK के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कोयटा शामिल है। सो ये जो कैंपेन है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से 3 फेजेज में की जा रही है। अच्छा बेग साहब, अक्रॉस द बॉर्डर अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान से ये इतलात आ रही हैं कि वहाँ पोलियो के केसेस जो हैं वो मुसलसल सामने आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान को फिक्रमंद नहीं होना चाहिए इस वजह से, और हमें ख़ासतौर पे बॉर्डर कंट्रोल वगैरह पर कुछ मज़ीद चेकिंग करनी चाहिए शायद? क्या कहेंगे? जी, पाकिस्तान के लिए इस वक्त पाकिस्तान में 5 माहौलियाती नमूने इस साल पॉजिटिव हुए हैं, जिनमें से जो 3 हैं वो अफ़गानिस्तान से इम्पोर्टेशन है। इसलिए हमारे लिए ये बहुत फ़िक्र का बाइस है और इसके लिए बहुत हमें 2-3 इक़दाम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि हमारे जो बॉर्डर वैक्सीनेशन है उसमें हमें 0 टॉलरेंस पर अनवैक्सीनेटेड करनी पड़ेगी कि कोई भी अफ़गान शहरी या पाकिस्तानी शहरी जो अफ़गानिस्तान से किसी भी बॉर्डर क्रॉसिंग स्पेशली तुलखम, चमन इन इलाकों से क्रॉस बॉर्डर करता है तो उस पर हम ऑल एज वैक्सीनेशन करें। उसके बाद हमें सबसे ज़्यादा ये फोकस करने की ज़रूरत है कि जो मोबाइल और नोमैडिक पॉपुलेशन है जो पाकिस्तान साउथ KPK के विदिन और उसके बाद मियाँ वाली बकर के ज़रिए होते हुए सेंट्रल पाकिस्तान तक आती है, उस पॉपुलेशन को टारगेट करें। और तीसरा, हमें ये जो इंतहाई ज़रूरी स्टेप उठाने की ज़रूरत है जो हम कर भी रहे हैं, वो ये है कि ये पॉपुलेशन वहाँ से कोयटा, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, ये 4 मेन अजला हैं जहाँ पे ये लोग जाते हैं लोग काम के लिए या मुख्तलिफ वजूहात के लिए। लिहाजा इन शहरों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे हम स्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन करें। अच्छा, हम हमेशा ये सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब आप भी दोबारा से बताइएगा कि अब जो हालात हमारे सामने हैं, जो मुहिम्मात हैं वो भी चल रही हैं, आपके ख़्याल में हम कब तक पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क करार दे सकेंगे? 1 साल, 2 साल में मुमकिन नज़र आ रहा है आपको? देखें, इस वक्त सूरत ये है कि पिछले 6 माह में पाकिस्तान में पोलियो का सिर्फ 1 केस हुआ है और उस हिसाब से हमारे हालात बहुत अच्छे हैं और जो हमारा टारगेट है वो है कि इस साल के आखिर में पाकिस्तान में 0 पोलियो हो जाना चाहिए और अगले साल जनवरी से पाकिस्तान में पोलियो का कोई केस नहीं होना चाहिए, ताकि अगले 3 साल में 2026 में पाकिस्तान को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया जा सके। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। डॉक्टर शहजाद बेग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। हम चूँकि हर साल इसकी बात करते हैं और साल में कई बार पोलियो ख़त्म करने की बात करते हैं और फिर एक आध केसेस निकल के आते हैं। आई थिंक अनटिल एंड अनलेस वी आर क्लीन फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, कि जब तक एक केस भी ना निकले
तो हम उस वसूख के साथ नहीं कह सकेंगे कि हमने पोलियो को बिल्कुल मात दे दिया। एक केस आ जाए तो फिर हम इसका मतलब है 3 साल पीछे चले गए। 3 साल तक मुसलसल अगर पाकिस्तान में कोई केस रिपोर्ट नहीं होगा तो हम पोलियो फ्री मुल्क करार दिए जा सकेंगे। So there's a long way to go. और सबसे सैड बात ये है कि तो एक केस भी आ जाए ना तो वी गो बैक 3-4 years और इसमें लिटरली कुछ नहीं करना, सिर्फ कतरे पिलाने अपने बच्चों को, कहीं जाना भी नहीं, आपके डोर स्टेप पे लोग आ रहे हैं, कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ अपने बच्चे को सामने रखना है और कतरे पिलाने हैं। वगैरह में तो कैंपेन होती है और मॉल्स में है, लेकिन घरों वगैरह में नहीं आ रहे हैं आप लोग, ये बात तो है। मैंने अपने घर पे शायद ही कोई आते हुए देखी है पोलियो टीम। व्हाट कैन यू बिलीव कि मेरे घर तो हर साल ही आते हैं, हालांकि बच्चे नहीं है वहाँ पोलियो के कतरों के लिए। मैं छोटी वाली को इत्तेफाक हुआ था, एयरपोर्ट किसी को लेने गए थे तो वहाँ मुहिम चल रही थी तो वहाँ पिला दिए थे। और कोई इसमें बुराई नहीं है कहीं भी। अच्छा, आप जरूर रिपोर्ट किया करें जब भी आप देखें ना या आपके बच्चों को कतरे पिए, तो यहाँ जरा हमने वी हैव टू इंसेंटिवाइज पीपल। अच्छा जी, एक वाकया बड़ा मुश्किल है, दिल दहला दिया। जब इसके मनाजर सामने आते हैं दिल बुझ जाता है। सवात में 3 दिन पहले, आपको अगर नहीं पता तो हम बताते हैं, पुलिस एहलकार की फायरिंग से 9 साल बच्ची जाँ बहक, टीचर समेत 7 बच्चियाँ जख्मी हुई थीं। इंतहाई तशवीशनाक दिलखराश वाक़या सवात के इलाके चारबाग में वाक़ निजी स्कूल संगूटा पब्लिक स्कूल के गेट पर पेश आया। अब तक की तफसीलात से पता चला है कि स्कूल गेट पर तैनात पुलिस एहलकार मोहम्मद आलम खान ने स्कूल वैन पर उस वक्त फायरिंग कर दी जब स्कूल वैन छुट्टी के बाद बच्चियों को घर वापस जाने के लिए रवाना हो रही थी। अच्छा, ये मतलब ये गार्ड है स्कूल का बेसिकली? इंसान तो नहीं कहा जा सकता किसी भी ऐसे इंसान को, मतलब अगर इस उम्र की आप बच्चियां देखें 7-8 साल की, फूल की मानंद होते हैं ये बच्चे। और कर कैसे कोई सकता है, कोई मेंटल इशू, मतलब ये सोचने वाली बात है ना कि व्हाट मस्ट बी गोइंग ऑन इन द हेड कि उसने आराम से अपनी बंदूक उठाई है, जिसकी अपनी हम पूछ लेते हैं डीपी और सवाल रिस्पांसिबिलिटी हो कि हमने प्रोटेक्ट करना है इन बच्चों को। जी बहुत शुक्रिया आपका गंडापुर साहब। आप ये बताइएगा क्या अब तक पहुंची है, अब तक की मालूमात, तहकीकात में क्या मालूम हो सका? बस यही कहा जा रहा है दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। और सबसे पहले आपको रिपोर्ट कैसे हुआ था वाक़या? इंतहाई दिलखराश वाक़या हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, दिल अभी तक बहुत अफसुर्दा है। खबर पहुंची कि एक पुलिस कांस्टेबल जो कि ड्यूटी पे तैनात था, उसकी ड्यूटी थी कि स्कूल के बच्चों को वो सिक्योरिटी फराहम करेगा, उसने अपनी सरकारी SMG से बच्चों के छुट्टी के वक्त, स्कूल की छुट्टी के वक्त उनकी वैन पे फायरिंग की है, जिसके नतीजे में एक मासूम हमारी बच्ची आयशा, उसने जामे शहादत नोश किया। साथ में 7 बच्चियाँ हमारी ज़ख्मी हुई, एक टीचर भी उनकी ज़ख्मी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेबल हैं, वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं। इस कांस्टेबल को, इस कातिल कांस्टेबल को मौके से अलॉन्ग विद वेपन ऑफ ऑफेंस सक्सेसफुली अरेस्ट किया, उस पर प्रॉपर केस रजिस्टर किया, कत्ल का, इक़दाम कत्ल का, नुकसान रसानी का। उसमें जो आई विटनेस थे, आई विटनेस को कंप्लेनेंट रखा, साथ में 2 आई विटनेस जो थे उन्होंने उसकी तायीद की। सिंगल एक्यूज्ड अरेस्टेड ऑन द स्पॉट अलॉन्ग विद वेपन ऑफ ऑफेंस, और उसमें इम्पार्शल आई विटनेसेस। तो ये तफ्तीश का पहला मरहला था। उसके बाद पूरी रात इस पर मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली ही कन्फेस हिज क्राइम। उस कातिल ने अपना इतराफ़ जुर्म उधर बिफोर द जुडिशल मजिस्ट्रेट उसने किया। गंडापुर साहब, आई विटनेसेस भी थे तो कन्फेशन तो खैर हो ही जाना था। ये बताइएगा कि ये जो शख्स है जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए था, ये पहले भी 2 दफ़ा मुअत्तल किया जा चुका है, क्या वजूहात थी पहले, और फिर उसे दोबारा ऐसा मौका क्यों मिला, और वो भी एक स्कूल की सिक्योरिटी के लिए, मतलब इतनी हसास जगह पे बच्चियों की स्कूल के लिए, तो ये कैसे हुआ? इसकी इंतहाई अहम ड्यूटी थी और इसकी जब सर्विस प्रोफाइल मैंने चेक की तो ये पहले एक दफ़ा सस्पेंड भी हो चुका है, एक दफ़ा डिसमिस भी हुआ है, और बाद में उस वक्त के जो अफसरान थे उन्होंने इंक्वायरी करके इसको रीइंस्टेट भी किया है, जो कि रूटीन में पुलिस की नौकरी में होता है। उस वक्त जो इस पर वो समरी ऑफ एलिगेशन थी, जो इसकी सस्पेंशन की, इसकी डिसमिसल की वजह बनी थी, वो इसका ड्यूटी से इनकार था। इसने ड्यूटी से इनकार किया था, इस वजह से इसको वो सज़ा मिली थी। हमारे IG साहब खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान गंडापुर, उनकी इस्तदा पे
उन्होंने एक इंतहाई हाई लेवल की आला अफसरान की, 2 आला अफसरान की एक कमेटी कंस्टिट्यूट की जो यहाँ पे हैं, उनका स्टे भी यहाँ पे है। उनमें हमारे एक DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ेबुल्ला खान सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर से तशरीफ़ लाए हैं, और साथ में उनके जावेदुल्ला खान महसूद एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल होम। मतलब ये भी देखना चाहिए फिर DPO साहब कि किस ड्यूटी से, किस नौयत की ड्यूटी से इनकार कर चुका था, इसका किसी अस्करियत पसंद तंजीम से ताल्लुक है या वहाँ से मुतासिर है, ये क्यों इसने ये हरकत की। मेंटल हेल्थ असेसमेंट भी होनी चाहिए बाकियों की। आपको बताएं कि पाकिस्तान में आपको पता ही कि अदबी मेलों की तारीख जो है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन इस रिवाज ने फ़रोग बड़ी तेज़ी से पाया है और इस नौयत का सबसे बड़ा इवेंट पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल बन चुका है जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किद किया जाता है। इनफैक्ट समटाइम्स आउट ऑफ द कंट्री एज वेल, क्योंकि इसके चैप्टर्स हमने काफ़ी दुनिया में भी देखे हैं। तो अब पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल के तहत होने वाले इस इवेंट का अगला पड़ाव जो है वो 3 और 4 जून यानी 3 और 4 जून को मुजफ्फराबाद में होगा। Which might be the first time? Which I think is the first time। और इन अदबी मेलों की जान इनको मुनक्किद कराने वाली एक शख्सियत जिनसे मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की गैर मुतनाज़ तरीन शख्सियत है, इनसे सभी प्यार करते हैं माशाअल्लाह। पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। मैंने ठीक कहा है कि आपसे तमाम मकातब फिक्र के लोग, मैं बहुत खुश हुआ आपके साथ, है ना? अच्छा, लास्ट टाइम हमने कुछ कहा था जिससे आपको इतने खास खुश नहीं होते, ये बेहतर इंट्रोडक्शन है। PLF कश्मीर, ये कश्मीर में अपनी नौयत का पहला इवेंट है। कश्मीर में सिवाय मतलब आपको पता है जो ख़राब सूरत हाल, रोना और फिर ज़लज़ले के बाद की जो सूरत हाल थी, कश्मीर में कोई ऐसी बड़ी हैपनिंग्स नहीं होती। कोई ऐसा कॉन्सर्ट या आसिम अज़हर पहली बार कश्मीर जाएगा, बग्गा पहली बार कश्मीर जाएगा, ये इतने बड़े बड़े लोग वहाँ जो जा रहे हैं, तो बहुत ही रिच कल्चर है, हज़ारों साल पुराना। जैसे हम इंडस सिविलाइजेशन क्लेम करते हैं ना, तो ये वहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आती है, बहुत बड़ा वो है। और क्लेम करते हैं कि जी शारदा यूनिवर्सिटी जो शारदा नीलम वैली में 2500 साल पुरानी यूनिवर्सिटी थी। तो एक बड़ा रिच कल्चर है उनका हैंडीक्राफ्ट आपको पता है कैसा है, टैलेंट बहुत है जी। फिर उनकी 4 ज़बानें हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं, डोगरी, कश्मीरी और And the people are so talented। लेकिन शाह साहब ये जो लिटरेचर फेस्टिवल वहाँ होगा तो वहाँ के लोग भी होंगे टू शोकेस देयर 60-70% हमने लोग जो लिए हैं वो वहाँ के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न के हैं, मीरपुर के भी हैं और उधर के भी हैं और मुजफ्फराबाद के भी हैं और रावलाकोट के भी हैं, तमाम रीजन्स के। वहाँ PhDs स्कॉलर्स हैं बेशुमार, वहाँ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हमने जो PhDs हैं वो भी लिए हैं, और यहाँ से भी हमने पाकिस्तान भर के बड़े लोग भी इसमें शामिल। बड़े लोगों की एक तो फहरिस्त बताएं ताकि हमें आज़ाद कश्मीर में जो लोग देख रहे हैं, दोज हु वांट टू मीट देम, वो जा सकें। दूसरा, यहाँ तो आप दरवाजे खोल देते हैं ना, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, ग्राउंड्स हैं, वहाँ ज़्यादातर इवेंट्स एक ही होटल है उसमें होते हैं, वो होटल ज़रा महंगा सा है, आम आदमी जाते हुए डरता है। या फिर शाह साहब वहाँ का एक क्रिकेट ग्राउंड है, जब भी हम उसके एरियल शॉट्स देखते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है। असल में बदकिस्मती से मैंने बहुत घूम के देखा, मैं नहीं चाहता था कि ये PC में हो, क्योंकि मेरा हर इवेंट जो होता है इट्स ओपन टू फॉर एवरीबडी होता है, बट कोई ऑडिटोरियम ही नहीं है बदकिस्मती से पूरे मुजफ्फराबाद शहर में। तो कॉन्फ्रेंस तो हम PC में कर रहे हैं और ये ओपन है, और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से बसेस भर के PC आ रही हैं। अच्छा। और इसकी अशरिंग भी सारे कश्मीरी नौजवान लड़के लड़कियां कर रहे हैं। वहाँ के मेडिकल कॉलेज, एक ही यूनिवर्सिटी है मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी, तो वहाँ सब इंगेज है। किसके साथ है वहाँ, कोई चैप्टर है? गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ। अच्छा, जी, मैं गया था वहाँ पिछले महीने, वहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब, सारे सेक्रेटरीज और वहाँ के अदीबों के साथ तो पहले से हमारा राब्ता है, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप कर लिए, फैसिलिटेशन कर रहे हैं। अच्छा, आप कुछ की स्पीकर्स बता दीजिए, वो लोग जो कश्मीरी नौजवान जिनको देखना सुनना चाहेंगे, जरा उनका बता दीजिए। देखिए, अभी जिनसे सुबह सुबह आप बात कर रहे थे, हामिद मीर साहब, सुहेल बड़ाइच, मजहर अब्बास, वसतुल्लाह ने 2 बार इंडिया में श्रीनगर में इलेक्शन कवर किया है। अच्छा। वहाँ BBC की तरफ से, तो वसतुल्लाह खान है, आसमा शिराजी, मुस्तनसर हुसैन तारड़, सुहेल अजीज़ी, जबरदस्त। तो ये सारे वहाँ जाएंगे? हाँ, सारे जाएंगे, और उसके अलावा इफ्तिखार आरिफ, किशवन नाइट, सभी लोग। और कॉन्सर्ट भी है फिर एंड पे?
बड़ा कॉन्सर्ट है। किस 3 दिन का ये मेला है? 2 दिन का है। दूसरे 3rd and 4th of June। 3rd and 4th of June को एक बड़ा कॉन्सर्ट। 3rd की इवनिंग को हमारे पास मुशायरा है बहुत बड़ा, और 4th को हमने कॉन्सर्ट रखा है, और वो कॉन्सर्ट पीसी में नहीं हो सकता क्योंकि वो रिवर साइड पे एक बड़ा एक हेलीपैड है, वैसे तो उसे सिविल सेक्रेटेरिएट ग्राउंड कहते हैं, जहाँ ये सारी गवर्नमेंट है ना गेट के अंदर, तो वहाँ 15-20 हज़ार लोग आ जाते हैं, तो उसके अंदर हम कॉन्सर्ट कर रहे हैं। तो शाह साहब क्या रखी की क्या लोकेशन और चीज़ें जगह क्या होनी चाहिए, और ख़ासतौर पे रिस्पांस वहाँ से ऑलरेडी क्या है? कोई डिमांड थी कि वहाँ भी किया जाए लिटरेचर फेस्टिवल, या फिर आप लोगों ने खुद सोचा कि व्हाई नॉट टेक इट देयर? डिमांड आपको मैं अभी बताऊं कि जितनी आ रही है ना जीबी से, आपके तसव्वुर से बाहर है, इनमें हंगर है। आप एक बात समझें, बलूचिस्तान हो गया, हम गवादर कर रहे थे, मौलाना इजाजुर रहमान साहब की वजह से मुलतवी हो गया था, वो कल रिहा हो गए, मुझे यकीन है कि अब वो आराम से हो जाएगा। अक्टूबर में गवादर जा रहे हैं। ये जो शुरू में पहले दिन जब मैंने PLF आके अनाउंस किया था आपके पास, तो उसका एक थीम था ना कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिवाइड है, एथनिक डिवाइड है, सेक्रेटेरियन डिवाइड है, तो उसको कोई ऐसा फोरम नहीं है जो ये काम सेनेट पाकिस्तान को करना चाहिए था या किसी और को, कि जो इनको पीपल टू पीपल ब्रिज करे और इंटरकल्चरल तो करना है हार्मनी। तो मैंने वैसे कहा कि चलो मैं ये काम शुरू करता हूँ, तो ये डॉट्स फिल कर रहा हूँ, यानी जहाँ अभी हमने लाहौर किया तो अभी वहाँ चले गए कि मुजफ्फराबाद, जहाँ से हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है कि भाई हाँ ठीक है, अब वो कश्मीर वहाँ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इसी समर में इंशाल्लाह हम स्कर्दू में भी फेस्टिवल करेंगे। दूसरा मसला ये कि जब मुझे इस्लामाबाद करना है, तो अब आपको पता है कि ये जो समर है 48-45 टेम्परेचर, तो हमारे मोस्टली फेस्टिवल अक्टूबर से मार्च के दरमियान होंगे, एंड सितंबर से शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जबरदस्त। अब इसके बाद आपका अगला पड़ाव स्कर्दू होगा मोस्ट लाइकली? जी ऐसा ही है। चलिए जी, गुड लक शाह साहब। लेकिन कॉन्सर्ट में कौन कौन परफॉर्म करने वाला है? मैं चाहता हूँ कि अभी से हम हमारे जितने जरा हाइप क्रिएट कर देना। देखिए, एक तो कश्मीर के बहुत ही जबरदस्त किस्म के जितने फोक सिंगर हैं, और मियां मोहम्मद जिन्होंने सैफुल मुलूक लिखी है, वो मीरपुर के थे, तो उनको भी गाया जाएगा। बानो रहमत एक बड़ी कश्मीरी सिंगर है जो पहाड़ी में भी गाती है, गोजरी में, उनके लोकल सिंगर भी सारे रखे हैं। और फिर जो हमारे स्टार ऑफ द इवनिंग हैं वो आसिम अजहर और साहिर अली बग्गा हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली शायद खुमारियां भी ऐड हो जाएगा। जबरदस्त। एक बैंड कश्मीर बैंड है, उसको भी जरा देखिएगा, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड है। अरे वंडरफुल, जबरदस्त। नाम ही कश्मीर है, हमारे पास भी बहुत आते रहते हैं। अच्छा ये बताएं, अक्सर हमने देखा है फेस्टिवल्स में यूजुअली कहीं बाहर से भी कुछ लोग, कोई राइटर्स, कोई आर्टिस्ट, कोई स्पीकर्स बुलाए होते हैं, क्या ऐसा कुछ हो रहा है? असल में ये PLF जो है ना, इसकी जो थीम है वो पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, तो इसमें पाकिस्तानी ऐसे तो इन्वॉल्व रहे हैं कि जो पाकिस्तान का कोई बड़ा अदीब बाहर हो, लेकिन वो जो उर्दू कॉन्फ्रेंस है उसमें तो दुनिया भर के लोग आते हैं। बट PLF जब मैं अमेरिका और उन जगहों पे लेके जाऊंगा तो फिर वो कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर आप करेंगे। जी। जबरदस्त। ओके, सो मुजफ्फराबाद तैयार हो गए। एक सवाल मैं चाह रहा था आप मुझसे पूछें तो मैं खुद पूछवाता हूँ अपने आप। 4-6 महीने पहले सिंध हाई कोर्ट की एक बेंच, सक्खर बेंच ने पाबंदी लगा दी थी हम पे कि हम सिंध हुकूमत के पैसे खर्च नहीं कर सकते, ये जो हम दूसरे शहरों में जाके काम कर रहे हैं। तो मसला तो हो गया है, फिर ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो ये मैं चाहता था, क्योंकि अब फिर तोपों का रुखाइश से मेरे ऊपर शुरू हो जाएगा कि ये हम सिंध हुकूमत की ग्रांट से 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रहे, इसमें हम डोनेशंस और स्पॉन्सरशिप्स और हमारे पास अपनी रिसोर्सेज हैं, और जो मुतल्लिका जगह हैं उनकी हुकूमत भी उनकी हुकूमत के ताउन से कर रहे हैं, और हम कोई हाई कोर्ट के ऑर्डर को किसी तरह से भी नहीं कर रहे। हालांकि ये आजकल हो रहा है, लेकिन हम नहीं करेंगे। नहीं, आप ना करें। आप इस मुल्क के एक बड़ा अच्छा किया कि शाह साहब आपने खुद ही एक्चुअली बता दिया। वैसे मेरे जहन में आया था कि ये मुजफ्फराबाद में हो रहा है, इसको कौन फंड कर रहा है, तो चलिए अच्छा। और आप एक बात समझें, मुजफ्फराबाद या गवादर, इसको सिर्फ हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखेंगे बस ये कोई फेस्टिवल है। हम 35 है और 370 पे एक भरपूर सेशन कर रहे हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद, ये इंडिया में जो कुछ अभी हुआ है, लेकिन हम उसको
बहुत ज़्यादा उस तरह से हार्ड नहीं रख रहे, हम उनका आर्ट कल्चर में ब्लेंड कर रहे हैं। लेकिन जो रियल इशू है कश्मीर का, वो कश्मीर के मज़ामती अदब पे भी सेशन है। फिर जो कश्मीरी अदीब है, अल्लामा इकबाल से लेके सादत हसन मंटो, कृष्ण चंद्र, चिराग हसन हसरत, आगा अशर कश्मीरी जो पहला ड्रामा राइटर है हमारे हिंदुस्तान में 80 साल, सारे कश्मीरी ओरिजिन के लोग हैं, इनको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो कश्मीर का इशू है ये इंटरनेशनल इशू है, बिल्कुल, तो इस पे पूरी दुनिया की नजरें हैं, तो हम उस इशू को भी इसमें ज़रूर हाईलाइट और इन तमाम पहलुओं के साथ साथ एक पहलू जो मैं ऐड करना चाहूँगा, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। मतलब जितना हम टूट चुके हैं, जितनी हमारे दरमियान डिविजन्स, तो अब छोटा लफ्ज़ है मेरा ख्याल है, जितनी हमारे दरारें पड़ चुकी हैं, ये कुछ उन दरारों को भरने की बात करते हैं ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं। और इस तरह की अगर एक्टिविटीज़, पर्टिकुलरली अदब जो होता है ना, वो किसी भी सोसाइटी को यकजा करने का बड़ा अहम टूल होता है। एंड थैंक यू शाह साहब फॉर डूइंग दिस व्हाट यू आर डूइंग, एब्सोल्युटली, एंड कंटिन्यूइंग इट एंड नॉट गिविंग अप। आप यकीन माने कि मुझे लगता था कि ये सब स्मूथ होगा। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए, मैं आपसे बयान नहीं कर सकता कि किस तरह की मुश्किलें आती हैं। नहीं, मैनी स्लीपलेस नाइट्स एंड टायरिंग डेज, आई एम श्योर, बहुत मुश्किल काम होते हैं ये। शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो और ये जो फुटेज चल रही है इसमें हमारा कोई क्लिप नहीं है, हालांकि हमारे भी सेशन होते हैं कराची में। तो अच्छा, मुझे पता नहीं, रात को उन्होंने भेज दिया, एडिट कराएंगे अभी हमसे हो और ख़त्म भी हमसे हो। खैर एनीवे, ये शाह साहब के साथ हमारा थोड़ा सा मजाक चलता भी रहता है। बट मूविंग ऑन टू सम अदर प्रेसिंग इश्यूज, आपको पता ही है कि 9 मई के खौफनाक वाक़यात ने सियासी मंजरनामा जो है बड़ी हद तक तब्दील भी कर दिया है। अर्लियर हम अपने पिछले घंटे में ऑफ द शो हामिद मीर साहब हमारे साथ थे, उनसे बात कर रहे थे और बड़ी डिटेल्स हैं। आपको पता है बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, आज बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तहरीके इंसाफ किस शेप में अब सामने आ रही है, दिस इज येट टू बी सीन। सदर अलवी का हामिद मीर साहब ने इंटरव्यू किया और बहुत सी जहां उन्होंने बातें की कि इमरान खान साहब को खुलकर मजम्मत करनी चाहिए, जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सदर अलवी ने यह भी कहा कि PTI ने इलेक्शन की तारीख ना लेकर गलती की। अब उनका एग्जैक्टली क्या कहना था, एक दफ़ा आप जरा देख लें। मेरे ख्याल से ये ट्रस्ट फैक्टर मिसिंग है ना। ये उन मुज़ाकरात के अंदर भी मैं वो आदमी हूँ जो सबको मशवरा देता था कि यार जो डेट मिल रही है पकड़ लो, जो आपस में डेट तय कर रहे हैं, सियासतदान पकड़ लें उस डेट को। दैट वाज माय ऑनेस्ट एडवाइस टू एवरीबॉडी। अच्छा जी, इस पे अब बात तो करनी पड़ेगी और ज़रा पर्सपेक्टिव लेंगे हम नून लीग का। तो रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज़मा बुखारी हमारे साथ हैं। आज़मा, बज़ाहिर तो मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने एक पुराने ख्वाब की ताबीर तक पहुंच रही है, अगर सो टू स्पीक, और सबसे बड़े सियासी मुखालिफ तहरीक इंसाफ को तार तार होता देख रहे हैं। तो एक सियासी जमात के साथ इस सलूक पर सियासी जमातों को खुश होना भी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो कतई तौर पर ना ये हमारा पुराना ख्वाब है कि PTI जो है, ये हमारा जो सियासी मुखालिफ है वो तार तार हो जाए, और ना ही जो है इसके ऊपर हम खुश हो सकते हैं। इस वक्त जो मामलात हैं वो रियासत के हैं, सियासत के नहीं हैं, और रियासत जो है उसको एट स्टेक किया गया अपनी पॉलिटिक्स के लिए। सो किसी भी सियासी जमात के लिए जो है ये अच्छी बात नहीं है, ना मुखालिफ के लिए ना करने वाले के लिए। और हम वो लोग हैं जो हमेशा बैलेट पेपर के ज़रिए आते हैं, जो आवाम की सपोर्ट से आते हैं। सो हमारे लिए जो ये किसी सियासी मुखालिफ का इस तरह से जो है वो तार तार हो जाना, ये उनके अमाल हैं, इसमें हमारा लेना देना नहीं है। ना हमने इमरान खान साहब को ये कहा था कि मुल्क में खाना जंगी की धमकी दें, ना ये मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान को कहा कि वो पाकिस्तान को जो है श्रीलंका बनाने की जो है वो कोशिश करें। और श्रीलंका में आपने देखा कि वही सेम जो 9 मई को हुआ वही हुआ, कि उसमें ज़रा ये है कि वज़ीर आज़म हाउस में जो उनका सदर का महल है उसके अंदर हमला हुआ था, लेकिन वो हमेशा जो है पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुँचाने की अपनी सियासत के ज़रिए कोशिश करते रहे। तो फिर जब हालात और आपकी सियासत पुरतशद्दुद हो जाए, जब आपकी सियासत जो है वो बलवा पे जो है वो जब पेस्ट हो, तो फिर उस सियासी जमात को कोई नहीं बचा सकता। अच्छा आज़मा साहब, ये बताइएगा कि आपके मुताबिक तहरीक इंसाफ तो मतलब बातें तो ऐसी हैं, बयानात तो ऐसे ही हैं कि अब तो वो माइनस होने जा रहे हैं, शायद आप लोगों को फिर सेटलनी मैदान मिल जाएगा। अब अगर ऑर्डर आ गया कि अगले 1-2 माह में इलेक्शन करा लें तो करा लेंगे, या अभी भी टाल मटोल से काम लेकर अक्टूबर वाली पॉलिसी पे अमल जारी रहेगा?
तहरीक इंसाफ अपनी जो करतूत, लफ्ज़ गैर पार्लियामानी नहीं होगा, और अपने अमाल की वजह से जो है वो माइनस होने जा रही है, और जो कुछ तहरीक इंसाफ ने किया है वो उसके अमाल हैं। सो उसके अंदर हमारा तो लेना देना है नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और हमें जो है मैदान के अंदर मुकाबला करने की आदत है और मुकाबला करके जीतने की आदत है। बाय द वे, जिस इलेक्शन में 2018 में इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे, वो इलेक्शन भी पंजाब में ख़ास तौर पर हमने जीता था। लेकिन उस वक्त चूँकि प्रोजेक्ट इमरान खान जो है वो प्लांट करना था, और उसके लिए उसकी पंजाब की हुकूमत, उनकी ख्वाहिश थी, उनकी फरमाइश थी अपने हैंडलर्स से कि जी मुझे पंजाब की हुकूमत ना मिली तो मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूँगा। सो इसलिए हमें कतई तौर पर ऐसा कोई मसला नहीं है। और ये जो इलेक्शंस हैं इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर में होंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमें इलेक्शन जो है वो लड़ के जीतने आते हैं, और इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर के अंदर भी जो है इलेक्शंस के अंदर जो है वो लोग हमारे पे एतमाद करेंगे और हमें वोट डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज़मा। लेकिन ये बड़ा चैलेंजिंग काम इसलिए भी होगा कि क्योंकि सिर्फ सियासी मुखालिफ कोई नहीं है आपने रास्ते से हटाना था, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस भी जो है वो कौम को दिखानी है, ताकि कौम आपकी तरफ माइल तो हो कि एक्चुअली जो इस वक्त हुकूमत है वो हमारे लिए कुछ कर रही है। क्योंकि आपको पता ही है कि महंगाई के मारे अवाम मुखालिफ तो आप माइल हो गया आपकी तरफ। बिल्कुल। सो द ओनली थिंग आई थिंक दैट इज गोइंग टू कन्विंस द पीपल नाउ इज के जो भी हुकूमत है, जो इक़्तिदार में बैठा है, वो हमारे लिए कर रहा है। एटलीस्ट अगर कोई मुश्किल भी सहनी है लोगों ने तो कोई रोड मैप तो सामने, कुछ एंड नजर आ रहा और लाइट एट द एंड ऑफ द टनल तो हो ना। कोई प्लान तो बताए, कोई प्लान नहीं ना। वो बताते हैं जो अब इस इंतजार में है, अब पता नहीं है कि नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ना। आप लोगों के पास कोई प्लान वो तो इंतजार में हमेशा ही होते हैं कि हम पॉपुलर, वो अभी भी इस बात को नहीं मानेंगे कि हम पॉपुलर नहीं है। एनीवे, अभी आते हुए ही एक पेपर नीचे गिर गया, लेकिन बड़ा अच्छा कैमोफ्लेज हुआ है वाइट के ऊपर, बाय द वे। अच्छा, अब एक टॉपिक जिस पे हम बात करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन आज मज़ीद ज़रा डिटेल में बात करेंगे। एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक आपको बताएं कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो शादी की उम्र तक पहुंच चुके हैं। नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ, व्हाट इज़ शादी की उम्र। खैर एनीवे, वी विल गेट पास्ट दैट। और आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जो कि मुनासिब रिश्तों की तलाश में भी हैं, और इस सिलसिले में काम तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो दिल का रिश्ता, आपको याद होगा, वो कर रहा है, बड़ा अच्छा कर रहा है। इतना अच्छा कर रहा है बाय द वे कि इस ऐप से 12 लाख लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं इस ऐप पे, और 3000 शादियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, अच्छी सक्सेसफुल शादियां हो चुकी हैं। और ये तो कमाल का काम है सर्टनली, लेकिन अब दिल का रिश्ता एक कदम आगे जा रहा है। हम जानते ही हैं कि पाकिस्तान का माशरती निज़ाम एक रिवायती तरीक़ाकार पर ही चलता है जिसकी बुनियाद ख़ानदान होती है। इसलिए यहाँ 2 अफराद की शादी 2 ख़ानदानों का बंधन होता है, और शादी के बाद निज़ाम चलाने में पर्टिकुलरली बहुत से मसाइल भी आते हैं। कपल्स को चैलेंजेस भी फेस करना पड़ते हैं, फैमिलीज़ को चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, लेकिन शादी ऐसी तो होती नहीं है चीज़ कि आज की और कल छोड़ दी। इन मसाइल को हल करना चाहिए, बिल्कुल जी, और हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि मसाइल हल हों। तो दिल का रिश्ता टॉक्स के तहत इन मसाइल को हल करने का एक सिलसिला जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम ऐसे टॉपिक्स पर बात किया करेंगे। बाय द वे, पहले आपको बता दें जिसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी मैरिज काउंसलर्स एंड फैमिली काउंसलर्स। तो ये एक वैसे तो नया कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मतलब इतना इसको फ़रोग नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट इट, और अब people have started depending on them to guide them. मरियम सोहेल हमारे साथ हैं, और साथ ही दाहीम दीन भी So let us begin दिल का रिश्ता टॉक्स। Okay. अच्छा, वेलकम टू जियो पाकिस्तान मरियम एंड दाहीम। सबसे पहले तो हमने तो अपनी तरफ से बताया, कोशिश की है अहाता करने की कि हमारी ये सीरीज़ जो होने वाली है ये किन किन चीज़ों को डिस्कस करेगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो कपल्स या फैमिलीज़ को फेस करनी पड़ती हैं। इस पे तो आप ही हमारी रहनुमाई कर सकती हैं कि ज़रा बेहतर तरीके से समझा दीजिए कि व्हाट आर द इंटेंशंस, व्हाट आर आवर इंटेंशंस एक्चुअली। मरियम। थैंक यू अब्दुल्ला, आपने बहुत अच्छा कवर किया कि ख़ानदान हमारे बुनियादी वो सिस्टम जो होता है, फैमिली सिस्टम, उसमें शादी करना और एक दूसरे से शादी करना ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। और जब हम 1-2 ख़ानदानों को जहन में रख के शादी का ये बंधन बांधते हैं तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके लिए तैयार नहीं किया जाता, और फिर जैसे ही शादी होती है, शादी के वेडिंग प्लानिंग के दौरान और शादी के बिल्कुल शुरू के दिनों में बहुत सरप्राइजेस होते हैं, यू नो कि अच्छा ऐसे भी होता है, ये तो मुझे किसी ने बताया, सिचुएशन से कैसे डील करना है।
तो चूंकि हमारी प्रैक्टिस में पिछले 12-15 साल से जितना भी टाइम हमने पाकिस्तान में कपल्स और फैमिली के साथ प्रैक्टिस किया है, उसमें बार ये मौके आते हैं कि कपल्स आते हैं और उन शुरू के 2-3 सालों को डिस्कस करते हैं, जिसमें उनको पनपने का मौका नहीं मिला, एक दूसरे को जानने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो बिजी थे ये समझने में कि हम हैं किस सिस्टम में और इसके साथ हमने डील कैसे करना है। तो दिल का रिश्ता में हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा करके एजुकेट करते रहें, ताकि जब आप इस शादी के बंधन को शुरू करें तो एक जरा ज्यादा इन्फॉर्म्ड तरीके से शुरू करें। अच्छा, ये बताइएगा दाहिम, ऑफ कोर्स अच्छी इंटेंशंस भी हैं, पाकिस्तान में लोग अच्छी एडवाइस भी, और ख़ास तौर पे जहाँ मैरिज विच एसेंशियली जितना भी हम फैनफेयर के साथ कर लें एक प्राइवेट अफेयर ही होता है, people are receptive to taking advice on that from totally unknown people like counselors। मतलब मैं पहले तो इस चीज़ पे एड्रेस करना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत से लोग कहेंगे भाई हमारे मसले या हाउ वी वांट टू गो अबाउट इट, किसी गैर से हम क्यों ये एडवाइस लें। दाहिम क्या कहेंगी? जो हम अगर मैं अपनी प्रैक्टिस में देखूँ तो ओवर इयर्स डेफिनेटली ये चीज़ इंक्रीज की है, एडवाइस लोगों के आके काउंसलर्स को रीच आउट करने की, थेरेपी को रीच आउट करने की, अपने मसले मसाइल, ये इशू अभी हम फेस करते हैं कि आप किसी गैर इंसान के पास क्यों जा रही हैं, आप घर पे बात करें, बड़ों से बात करें, बड़ों को इन्वॉल्व करें, बुजुर्ग हैं, बिल्कुल यू राइट, बिल्कुल ये सब बात होती है, पर एट द सेम टाइम एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल कम आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दैट, वो अपने बुजुर्गों से बात करके, अपनी बहन, अपनी खाला, पुप्पी, फ्रेंड्स इन्वॉल्व करके, एट दैट पॉइंट व्हेन दे डोंट, उनको समझ नहीं आती कि वो किस तरह से रिजॉल्व करें, सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट करके आते हैं, एग्जॉस्ट करके वो आते हैं। तो ना सिर्फ ऑप्शन एग्जॉस्ट, और फिर वो ये भी देखते हैं कि देखें ना, जब आप फैमिली के साथ बैठे हैं तो उसमें बायस आ जाता है, और अगर फैमिली वाला तो हो सकता है वो बायस ना दे रहा हो अपनी तरफ से, बट जो रिसीव कर रहा हो सकता है उसको बायस फील हो रहा हो, तो कोई ना कोई वजह इस तरह की बन जाती है जिसकी वजह से देन दे फील के उनकी बात सुनी नहीं जा रही, समझी नहीं जा रही, और फिर यू नो अ काउंसलर कम्स इन द मिडल। सबसे इनकरेजिंग बात इधर ये है कि अगर काउंसलर तक बात जा रही है तो देयर इज अ रियल ऑनेस्ट इंटेंशन ऑफ द कपल टू मेक इट वर्क, वरना तो अदरवाइज लोग छोड़ देते हैं ना कि हम ये शादी चल ही नहीं सकती तो हमने क्या करना है, बट ये बहुत अच्छी बात लेके। एट द सेम टाइम मरियम, आपसे जानना चाहूँगा, अब तो ये वो बात हो गई जिनकी शादी हो गई है, मसाइल हैं, हल करना चाहते हैं, बास कपल्स ऐसे होते हैं, एंगेज्ड होते हैं, या उनका सिलसिला चल रहा होता है कि भाई उन्होंने शादी करनी है, क्या ऐसे जोड़े भी आते हैं आपके पास जिनकी अभी शादी हुई नहीं होती है बट दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, और वो इनडिसाइसिव होते हैं कि हमें शादी, कितने ऐसे हमने कपल्स देखे अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वर्क प्लेस पे, दे आर इनडिसाइसिव कि हमें पता नहीं शादी कर लेनी चाहिए, लड़का अपने दोस्तों से पूछ रहा होता है, लड़कियां अपने दोस्तों से पूछ रही होती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि क्योंकि वो एक ही एज ग्रुप के लोगों से बातें हो रही होती है तो एडवाइस नहीं दे पाते आती है। तो इसमें डेफिनेटली पिछले 10 साल में प्री मैरिटल, इसको हम कहते हैं कि जो प्री मैरिटल स्टेज होती है जिसमें आप एक दूसरे को असेस कर रहे होते हैं कि ये गुड मैच है या नहीं। मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज वही होनी चाहिए। जी, सो उसमें अब बहुत कपल्स जो हैं वो चाहते हैं, थेरेपी के लिए आते हैं, और 3 से 4 से 5 सेशंस जिसके अंदर वो इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशंस जो आपके दरमियान होनी चाहिए, एक तो है ना कि मेरा इंटरेस्ट है, मुझे पसंद है, और एक प्रैक्टिकली क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर मैंने इस इंसान के साथ सारी जिंदगी रहना है तो मुझे इसके साथ किन चीजों पे बहुत एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए, तो वो भी डिस्कस होती हैं, एंड आई थिंक दे आर वेरी हेल्पफुल, और आई हाईली रिकमेंड दोस कि चाहे आपके एंगेजमेंट हो चुकी है, चाहे कुछ भी, आपको शादी से पहले कुछ टाइम एक सेक्लूडेड स्पेस में जिसमें घर के बाकी लोग ना हों, बैठ के सुकून से ये कॉन्वर्सेशन जरूर करनी चाहिए, और अगर थेरेपिस्ट होता है तो वो कॉन्वर्सेशंस को गाइड करता है। सो आई थिंक दैट्स वेरी। ये शादी से पहले वाली जो बात हो रही है ताहीम, पीपल एंड फैमिलीज खास तौर पे, चले लड़का लड़की को तो मौका भी मिल रहा होगा टू इवन कम्युनिकेट विद वन अनदर, द फैमिलीज आर ओपन टू द आइडिया कि अगर पहले ही कुछ चीज़ें, कुछ बातचीत, मतलब एडवाइस, बट क्योंकि आपको पता ही है हमारे यहाँ हर चीज़ को उस दुआ के साथ ऑब्वियसली हर जगह ही शुरू करना चाहिए, और किया जाता भी है कि इंशाल्लाह ये सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा चलेगा, नॉट रियलाइजिंग कि रियलिटी में इश्यूज होते हैं, तो वो प्रीएम्प्टिवली कैसे एड्रेस हो सकते हैं विद द फैमिलीज इन्वॉल्व्ड?
With the family, you have to understand that the conversation about premarital is for the boy and the girl to see कि वो आपस में कुछ चीज़ों पे अग्री करते हैं, उनकी सोच कितनी मिलती है। अगर आप फैमिलीज को इन्वॉल्व कर लेंगे तो आप तो फैमिली को की सोच को मिला रहे हैं ना। वो लड़का लड़की फैमिलीज की सोच तो ला ही रहे हैं। लड़का अपनी फैमिली में पला बड़ा है तो वो फैमिली की सोच लाता है, और लड़की फैमिली में पली बड़ी वो फैमिली की सोच लेके आती है। सो द बॉय एंड द गर्ल टू उनको ये कमिट करना कि आपस में उनने इस रिश्ते को कितना निभाना है और क्या क्या चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो उन दोनों के लिए ही कॉन्वर्सेशन ज़्यादा ज़रूरी है। Before actually families get involved, when you start living, वो एक फर्क चीज है। तो अगर आप ये कहें कि families को on board होना चाहिए, definitely on board होना चाहिए, but families का वहाँ होना जरूरी है, नहीं, that's not an essential thing। अच्छा, वंडरफुल। अच्छा, अब आप दोनों से हम बारी बारी आप जवाब दे दीजिएगा कि हमारी जो दिल का रिश्ता टॉक्स की ये सीरीज़ होने वाली है, इसमें फॉर एग्जांपल कुछ मौजूआत हमें बता दीजिए कि हम किन किन मौजूआत को छुएंगे या बात करेंगे। एंड देन वी कैन इनवाइट पीपल टू सेंड अस देयर क्वेश्चंस। अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम लोगों को इनवाइट करेंगे, वो अपने सवाल भी भेज सकते हैं फॉर नेक्स्ट टाइम। मोस्ट डेफिनेटली हमने जिस तरह से सोचा है वो इसी तरह सोचा है कि प्री मैरिटल स्टेज से लेके कि शादी से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, शादी के फौरन बाद की जो स्टेज है जिसको हम ट्रांजिशन कहते हैं, कि वो एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन होती है और इतनी साइलेंट ट्रांजिशन है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और उसको हम बहुत ग्लोरीफाई कर देते हैं कि यू नो मेहंदी और रस्में और बहुत मज़े की चीज़ है, लेकिन वो इतने मज़े की ट्रांजिशन होती नहीं है, वो एक मुश्किल ज़िंदगी का मरहला होता है। तो देन वी टॉक अबाउट दैट ट्रांजिशन जो कम से कम मेरे एक्सपीरियंस में शुरू के 3 से 5 साल चलती है वो ट्रांजिशन। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद हम फैमिली सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, पेरेंटिंग के ऊपर बात करेंगे, और सेपरेशन। अच्छा दाहिम, Okay, fine. अभी तक हम इतना ही, because this is overwhelming for the viewers also who are perhaps watching us. तो अभी हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। Thank you so much. Thank you, Mariam. Both of you. लेकिन साथ-साथ for people who are watching us, अगर आपकी कोई inspiring story है कि आप अपने शेयर करना चाहते हैं बाकी लोगों के साथ, या फिर कोई सवाल है, कोई टॉपिक ऐसा है जो चाहते हैं आप उठे, तो ज़रूर लिखिएगा talk@dilkarishta.com। ये नीचे आपकी राय लिखा हुआ, आप इसे नोट कर सकते हैं। अपनी कहानी आप हम तक पहुंचाइए, हम अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे। या अगर आप चाहते हैं दुनिया के साथ शेयर करें तो भी आप बता सकते हैं। अच्छा जी, आप अपनी राय दे सकते हैं इस मामले पे और मामला पे जियो पाकिस्तान टीवी पे। दैट इज इट फॉर टुडे एंड वी आर गोना सी यू इंशाल्लाह। हैव अ गुड वीकेंड। वी विल सी यू मंडे।